हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर 7 दैट इज वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इस चैप्टर को हम एक एक लाइन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ नाउ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 years ago? Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. On growing up, many of them go to college and university and take up jobs after that. तो आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले क्या हुआ था? आज के ज़माने में जो लड़कियां हैं, मिडिल क्लास की जो लड़कियां हैं, वो स्कूल तो जाती हैं और लड़कों के साथ पढ़ती हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो कुछ लोग कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद वो जॉब ले लेते हैं। They have to be adult before they legally married, and according to law they can marry anyone that like from any caste and community, and widows can remarry too. All women and like all men can vote, stand for election. तो ये जो जब ये वयस्क हो जाते हैं, जब ये अडल्ट हो जाते हैं, तो इनकी जो लीगली मैरिड होती है, ये लीगली मैरिड कर सकते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये लीगली मैरिड कर सकते हैं, कानूनी तौर पे मैरिड कर सकते हैं, कानून के अनुसार मैरिड कर सकते हैं। ये लोग हैं, ये शादी किसी से भी कर सकते हैं जिसको वो पसंद करते हैं, चाहे वो किसी कास्ट का हो या कम्युनिटी का हो। और यहाँ तक कि जो विधवा है, जो विडो है, वो भी रीमैरिज कर सकती है। तो जैसे कि मेंस हैं, जिस तरीके मेंस के पास वोट करने का अधिकार है, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार है, उसी तरीके से वुमेन्स के पास भी वोट देने का और इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए। Of course, these rights are not actually enjoyed by all. Poor people have little or no access to education, and in many families, women cannot choose their husband. तो जाहिर सी बात है, ये जो राइट्स हैं, इस राइट को हर कोई नहीं इंजॉय कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं, या तो उनके पास एजुकेशन होती है या तो उनके पास कुछ नहीं होता है। एजुकेशन के नाम पे थोड़ी बहुत एजुकेशन होती है या तो कुछ नहीं होता है। और जो कुछ फैमिलीज होती हैं जहां पे औरतों को अपने हस्बैंड चुनने का भी अधिकार नहीं होता है। 200 years ago, things were different. Most children were married off at early age. Both Hindu and Muslim men could marry more than one wife. तो 200 साल पहले क्या होता था? जो सिचुएशन थी वो डिफरेंट थी। ज्यादातर जो बच्चे थे वो छोटी ही उम्र में उनकी शादी हो जाती थी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम जो भी मैन था, वो एक से ज्यादा शादी कर सकता था और एक से ज्यादा वाइफ भी रख सकता था। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, widows were praised if they choose death by burning themselves in the funeral pyre of their husband. Women who died in the manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning virtuous woman. Women's right to property were also restricted. Besides, most women had virtually no access to education. In many parts of the country, people believed that if a woman was educated, she would be a widow. तो बहुत सारे हमारे उस टाइम पे हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में जो विधवा थी, उनको उनके पति के साथ उनके फिरौन में जला दिया जाता था। जो विधवा अपनी मर्जी से करती थी, उनकी तो बड़ी तारीफ होती थी, लेकिन कुछ कुछ को मजबूर किया जाता था कि वो अपने पति के साथ उसकी चिता पे बैठ के अपने जिंदगी को खत्म कर दे। तो ये जो 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 ये विधवाएं होती, जो अपने पति के साथ अपने प्राण त्याग देती थी उनकी चिता पे बैठ के, उनको सती कहा जाता था और इंग्लिश में उनको वर्चुअस वुमन भी कहा जाता था। और उसी टाइम पे जो वुमन के अधिकार थे, जो औरतों के अधिकार थे संपत्ति में, जो अपने माँ बाप या अपने सास ससुर की संपत्ति में जो औरतों के अधिकार थे, वो भी ना के बराबर थे। ज्यादातर औरतों के पास उस समय पढ़ाई का कोई जरिया नहीं था, ठीक है, ना के बराबर जरिया था। और जो मोस्ट ऑफ दी जो कंट्री थी, मतलब हमारे देश में कई अब हमारे देश के कई जो भागों में लोगों का ये सोचना था कि अगर हम औरतों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो विधवाएं हो जाएंगी। Difference between men and women were not that only in society. In most regions, people were divided along with caste. Brahmin and Kshatriya considered themselves as a super caste. Others, such as trader, moneylender,
were placed after them. Then came peasants, artisans such as weavers and potters. तो क्या होता था कि औरतों और आदमियों के बीच में तो डिफरेंस था ही, हमारी सोसाइटी में औरतों और आदमियों के बीच में अंतर तो होता ही था, लेकिन उसके अलावा धर्म को लेकर भी, रीजन्स को लेकर भी हमारे लोगों के बीच में अंतर होता था। और ये अंतर कास्ट के बेस पे से होता था। हमारे लोगों ने अपने आप को जाति के बेस पे डिवाइड कर रखा था। जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वो अपने आप को अपर कास्ट कहलाते थे। ठीक है, उसके अलावा जैसे ट्रेडर हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, वो अपने आप को वैश्य कहलाना पसंद करते थे। वो ठीक ब्राह्मण और क्षत्रिय के नीचे आते थे। फिर उसके बाद नंबर आता था पेसेंट्स का, किसानों का, आर्टिस्ट का, जैसे कि वीवर्स हो गए, बुनकार हो गए, मटका बनाने वाले होते थे, वो अपने आप को शूद्र कहते थे। ठीक। एट द लोएस्ट रंग were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste consider polluting. That is, it could lead to the loss of caste status. The upper caste also treated many of these groups at the bottom as untouchable. They were not allowed to enter temples, draw water from the well used by the upper caste, or bath in pond where upper caste bathed. They were seen as inferior human beings. तो जो सबसे निचली श्रेणी थी कास्ट सिस्टम में, वो श्रेणी थी, या वो लहर थी जहां पर लेबर्स, ठीक है, जिनकी अपनी कोई जगह नहीं है, जहां पर लेबर्स मल साफ करते थे। मल जानते हैं क्या होता है? ठीक है, ये जो श्रेणी थी, जो सबसे निचला हिस्सा था, ये उन मल को दिया गया था, उन लेबर्स को दिया गया था जो शहरों को साफ करते थे, लोगों की गंदगी साफ करते थे। अपर कास्ट ऐसे कामों को ये समझते थे कि अगर हम इस तरीके के काम करेंगे तो हम दूषित हो जाएंगे। तो अपर कास्ट इस तरीके के काम नहीं करते थे। वो इस तरीके के काम, जैसे शहर साफ करना, अपना मल साफ करवाना, ये सारे काम ये इन लोअर कास्ट वालों, यानी इन छोटी जातियों वालों से करवाते थे, जिनको मजदूर कहा जाता था। तो अपर कास्ट लोग उनको एक अनटचेबल की तरह, छुआछूत की तरह, सबसे जो हमारे कास्ट में जो सबसे बॉटम में जो ग्रुप है, उसको एक हरिजन का दर्जा दे कर रखा था, और ये करते थे उसके साथ, उनके साथ छुआछूत करते थे। अब वो उनके साथ छुआछूत इसलिए करते थे क्योंकि वो शहर को साफ करते थे, शहर की गंदगी को साफ करते थे, उनके मल को साफ करते थे उस टाइम पे। अब यही जो अछूत लोग थे, इनको मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं दी जाती थी, उनको उस कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं होती थी जिस कुएं से अपर क्लास लोग पानी लेते थे। ठीक, ऐसी जगह पे उनको नहाने की इजाजत नहीं होती थी जहां पे अपर क्लास नहाते हैं। उनको एक बहुत ही नीच इंसान के तौर पे देखा जाने लगा। Over the 19th and 20th century, many of these norms and perceptions slowly changed. तो जैसे ही 19th और 20th सेंचुरी का दौर हुआ, तो ये जो नॉर्म्स थे, ये जो सोच थी, वो धीरे धीरे बदलने लगी। Working towards changes. From the early 19th century, we find debate and discussion about social custom and practice taking on a new character. One important reason for this was the development of new form of communication. For the first time, book, newspaper, magazine, leaflets, pamphlets were printed. These were far cheaper and more accessible than the manuscript that you have read about in क्लास 7। तो जैसे 19th सेंचुरी की जब शुरुआत हुई, 19वीं सदी की जब शुरुआत हुई, तो हम क्या पाते हैं कि हर जगह बहसबाजी हो रही है, हर जगह विचार विमर्श हो रहा है। किसके बारे में? सोशल कस्टम के बारे में विचार विमर्श हो रहा था। किस तरीके से उन प्रथाओं की प्रैक्टिस हुई जा रही, उस पर विचार विमर्श हो रहा था। ठीक है, और किस तरीके से वो बदली जा रही थी, वो जो सोच थी उन पुराने प्रथाओं को लेकर, पौराणिक प्रथाओं को लेकर जो सोच थी, वो किस तरीके से बदल रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था जो कम्युनिकेशन करने का जरिया था, जो एक दूसरे से वार्तालाप करने का जरिया था, बातचीत करने का जरिया था, अपने संदेश एक दूसरे से पहुंचाने का जो जरिया था, वो बदल रहा था, वो डेवलप्ड हो रहा था। ठीक है, वो विकास की तरफ हो रहा था। पहली बार बुकों को, अखबारों को, मैगजीन्स को, लीफलेट को, और जो पैम्पलेट्स हैं, उनको पहली बार
प्रिंट किया गया, पहली बार उनको छापा गया। अब ये जो चीजें थी जैसे बुकें, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये बहुत ही सस्ती थी अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें। उनके मुकाबले, मैन्युस्क्रिप्ट्स के मुकाबले मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक का छपाई का काम बड़ा ही सस्ता माना जाता था। Therefore, ordinary people could read these, and many of them could also write, express their ideas in their own language. All kinds of issues, social, political, economic, and religious, could be debated and discussed by men and sometimes by women as well in the new cities. The discussion could reach out to a wider public and could become linked to movement for social changes. तो ये जो जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये आम जनता की पहुंच में आ रहे थे, तो लोग अब इनको पढ़ रहे थे, लोग जो लिखना चाहते थे लिख रहे थे। अब वो लेखन के जरिए, अपनी राइटिंग के जरिए, अपनी भाषा में अपने आइडिया, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने लगे, वो अपनी सोच को एक्सप्रेस करने लगे अपनी पुरानी प्रथाओं के कारण। तो जैसे कई तरह के सोशल इश्यूज हो गए, चाहे पॉलिटिकल ले लो, चाहे सोशल ले लो, चाहे इकोनॉमिक ले लो, चाहे रिलीजियस ले लो, ये कहीं ना कहीं बहसबाजी का और कहीं ना कहीं विचार विमर्श का कारण बन गया पूरे शहर में। अब औरतों के अलावा, आदमियों के अलावा औरतें भी इन जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, जो मतलब मुद्दे हैं, उन पे वो विचार विमर्श करने लगे। तो ये जो डिसीजन था, धीरे धीरे ये बहुत ही बड़ी संख्या, बड़े वाइडर पब्लिक के बीच में फैलने लगा और कहीं ना कहीं यही जो सोशल चेंजेस थे, इसको आंदोलन के रूप में जोड़ा जाने लगा। These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. One such reformer was Raja Ram Mohan Rai. He founded a reform association known as Brahmo Sabha in Kolkata. People such as Ram Mohan Roy are described as reformer because they felt that there were necessary in society and unjust practice needed to be done away with. They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practice and adopt a new way of life. तो कई तरीके की बहसबाजी जो होती थी, ये कहीं ना कहीं इनकी जो शुरुआत जो होती थी वो इंडियन रिफॉर्मर के द्वारा करती थी, और कई इंडियन रिफॉर्म ग्रुप जो थे वो इन बहसों को जाके छेड़ देते थे और फिर ये बहस बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता था। इनमें से एक बड़े मशहूर रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन राय, ठीक है, जिनका जन्म 1772 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1833 में हो गई थी। तो ये राजा राम मोहन राय वो शख्स थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। अब जो पीपल थी, जैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे जो पीपल थे, उनको रिफॉर्मर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके अनुसार, जैसे राजा राम मोहन के अनुसार, कि हमको सोसाइटी में, हमको अपने समाज में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, हमको उन चीजों को चेंज करने की जरूरत है, उन प्रैक्टिसेस को चेंज करने की जरूरत है जो कि प्रचलित नहीं है, जो कि सही नहीं है हमारे समाज के लिए, ठीक है। और उनको ये लगता था ये जो बदलाव है, इनको चेंज करने के लिए, सोसाइटी में जो बदलाव लाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोगों को परसुए करें, लोगों की सोच को बदलें, लोगों को मजबूर करें, लोगों को मनाएं कि जो पुरानी प्रैक्टिस है वो उनको त्याग दें और नई तरीके की जिंदगी की शुरुआत करें, और नए तरीके की जीने की जो न्यू लाइफ है, नए तरीके के जो जीने का जरिया है, वो उसको अडॉप्ट करें, उसको अपनाएं ना। Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the house and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. तो राजा राम मोहन राय थे, वो बड़े उत्सुक थे, वो बहुत ही शिद्दत से चाहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हमारे देश में लागू हो जाए, और जो औरतें हैं उनको भारी ग्रेटर अमाउंट में फ्रीडम और
उनकी उनको समानता मिले हमारे देश में। तो वो ये भी लिखते हैं कि वो ये चाहते थे वुमेन के ऊपर, औरतों के ऊपर दबाव ना डाला जाए किचन के भार उठाने का, ठीक है, कि भाई चाहे किचन का भार उठा रहे, घरेलू काम करने के लिए उन पे दबाव ना डाला जाए, उनको ये ना कहा जाए कि ये तुम घरेलू काम करने के लिए ही बनी हो, उन पे इस तरीके का बोझ ना डाला जाए। वो ये चाहते थे कि जो औरतें हैं वो अपने घर से बाहर निकलें, किचन से बाहर निकलें, उनको घूमने की इजाजत हो, जो कि हमारे समाज में उस समय औरतों को घर से बाहर, किचन से बाहर निकल के सड़कों में घूमने की इजाजत नहीं थी, उनको एजुकेशन देने की इजाजत नहीं थी। तो राजा राम मोहन चाहते थे कि भाई औरतें और जो वुमेन है, जिसको उन समय उस टाइम पे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं, तो उनको उन सब की इजाजत मिले। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडो, Ram Mohan Rai was particularly moved by the problem widows faced in their lives. He began a campaign against the practice of sati. तो जो राम मोहन राय थे वो एक जो प्रॉब्लम थी, एक जो इशू था जो कि विधवाएं फेस कर रही थी, उससे बड़े प्रभावित थे। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ कैंपेन करना शुरू कर दिया। Ram Mohan Rai was well versed in Sanskrit, Persian, and several Indian language and European languages. He tried to through his writing that practice of widow burning had no sanction in Asian text by the early 19th century. Many British officials had also begun to criticize Indian tradition and customs. They were therefore more than willingly to listen to Ram Mohan, who was reputed to be learned man. In 1829, Sati was banned. तो जो राम मोहन राय थे, जिनको कई भाषाओं की जानकारी थी, जैसे संस्कृत, पर्शियन और कई हिंदी भाषा, इंडियन भाषाओं की जानकारी थी, इसके अलावा उनको यूरोपियन भाषा की भी जानकारी थी। तो उन्होंने अपने राइटिंग के जरिए जो सती प्रथा थी, जहां पे औरतों को उनके पति के चिता में जला दिया था, तो उन्होंने अपने राइटिंग के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश की, अगर हम पुराने टेक्स्ट उठाकर देखें तो वहां कहीं पर भी नहीं लिखा है कि औरतें जो कि अपने पति के साथ जल के खत्म हो जाए। ऐसा हमारी पुरानी टेक्स्टों में, पुराने ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं मेंशन है कि जो सती प्रथा है वो उस दौर से चली आ रही है। अब ये जो चीज थी, इसके लिए ब्रिटिशर्स भी इस प्रथा को लेकर, जो सती प्रथा को लेकर ब्रिटिश भी इसकी आलोचना करते थे कि इंडियन जो ट्रेडिशन है, इंडियन जो कस्टम है, जिसमें ये सती प्रथा है वो सही नहीं है। तो उन्होंने जनता को सुनने की बजाय राजा राम मोहन राय को सुनना पसंद किया, क्योंकि उनके हिसाब से वो एक बड़े ही रेपुटेड इंसान थे। तो फाइनली 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। The strategy adopted by Ram Mohan Roy was used by later reformer as well. Whenever they wished to change a practice that seems harmful, they try to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their points of view. They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. तो जो राजा राम मोहन राय की जो स्ट्रैटेजी थी, उसको बाद में कई रिफॉर्मर्स, बाद में जितने भी रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने फॉलो किया। अब जब भी उनको कोई प्रैक्टिस चैलेंजिंग लगती थी, जब भी उनको कोई प्रैक्टिस गलत लगती थी, वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो भी पुरानी ग्रंथ, पुरानी लिपियां उठा के उसमें खोजने लगते थे कि क्या ये प्रैक्टिस पुराने जमाने में होती थी, ठीक है। और जब उनको वो पॉइंट मिल जाता था तो वो लोगों को इसी तरीके से बनाने की कोशिश करती थी कि हमारे जो पुराने ट्रेडिशन है वहां पे पर्टिकुलर प्रैक्टिस को कोई तवज्जो नहीं दी गई, पर्टिकुलर प्रैक्टिस को कभी नहीं किया गया और हम अपने पुराने ट्रेडिशन के खिलाफ जा रहे हैं। For instance, one of the most famous reformer, Ishwar Vidyasagar, used the Asian text to suggest that widow could remarry. His suggestion was adopted by British official and a law passed in 1856 permitting widow remarriage.
Those who were against the remarriage of widow opposed Vidyasagar and even boycotted him. तो कई फेमस रिफॉर्मर में से एक फेमस जो रिफॉर्मर था, एक बड़ा प्रसिद्ध रिफॉर्मर था, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो उन्होंने भी राजा राम मोहन राय की तरह एशियन ग्रंथों को खकोला और वहां पे उन्होंने बताया कि जो औरतें हैं वो दोबारा शादी कर सकती, जो विधवाएं हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं। तो उनका उनका ये जो सजेशन था, उनका ये सुझाव था, फटाफट जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने तुरंत मान लिया और उन्होंने कानून पास कर दिया 1852 में, जहां पे उन्होंने जो विधवाएं थी उनको दोबारा शादी करने की इजाजत दे दी। पर कुछ लोग थे जो विधवाओं की दोबारा शादी के बड़े खिलाफ थे। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने विद्यासागर का अपोज करना शुरू कर दिया, उनका विद्यासागर का विरोध शुरू करना शुरू कर दिया और कईयों ने विद्यासागर का बहिष्कार कर दिया। By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country. In Telugu-speaking areas of Madras Presidency, Veerasangalingam Pantulu formed an association for widow remarriage. Around the same time, young intellectuals and reformers in Bombay pledged themselves to work for the same cause. In North, Swami Dayanand Saraswati, who founded the Reform Association called Arya Samaj, also supported widow remarriage. Yet the number of widows who actually remarried remained low. Those who married were not easily accepted in society, and conservative group continued to oppose the new laws. तो जैसे ही 19वीं सदी का आधा आधा सेकेंड हाफ शुरू हुआ तो विडो रिमैरिज को लेकर पूरे भारत में कई तरह के आंदोलन छिड़ने लगे, उसके फेवर में आंदोलन छिड़ने लगे। तो तेलुगु स्पीकिंग जो एरिया था मद्रास प्रेसिडेंसी का, वहां पे वीरसालिंगम पंतलू द्वारा एक एसोसिएशन बनाई गई विडो रिमैरिज के लिए और उसी समय बॉम्बे में कई इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मर जो थे उन्होंने भी शपथ ले ली कि हम इस कॉज के खिलाफ, हम विडो रिमैरिज के खिलाफ काम करेंगे। तो उस समय उत्तरी में जो स्वामी दयानंद थे उन्होंने नए एसोसिएशन की स्थापना कर दी जो कि कहलाया आर्य समाज, जो कि विडो रिमैरिज को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे इतने रिफॉर्म तो जरूर शुरू हुए विडो रीमैरिज को लेकर, लेकिन जो एक्चुअली में जितनी विधवाओं ने शादी की वो उसके मुकाबले कई गुना कम थी। जिन्होंने शादी भी की उनको समाज ने बड़े आसानी से स्वीकारा नहीं। क्यों? क्योंकि जो समाज के जो लोग थे वो बहुत ही कंजर्वेटिव सोच के थे, बड़े ही पुराने सोच के थे, जो कि इस कानून को, ये जो नया कानून था विडो रीमैरिज का, उसके खिलाफ संघर्ष करते रहे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। मुझे लगता है आपको मेरा अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।